नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इससे पहले कल हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 9 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल ने 8वें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और वहीं कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से आज पूछताछ करने के लिए बुलाया है। एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। ये रेलगाड़ियां आज से 31 तारीख के बीच चलेंगी। इनमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल सहरसा विशेष रेलगाड़ी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी, नई दिल्ली वाराणसी नई दिल्ली स्पेशल आरक्षित रेलगाड़ी, हजरत निजामुद्दीन उज्जैन हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट रेलगाड़ी, नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल रेलगाड़ी और दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन विशेष रेलगाड़ी इसमें शामिल हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर, बाहरी मणिपुर की 1 सीट भी शामिल है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और फिर 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। और वहीं बीते कल पहले चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन था और इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इस दौरान अब रैलियां और रोड शो भी देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए।
इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव ने भव्य रोड शो के बाद नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा, बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर और रानीपेट से पीएमके उम्मीदवार एडवोकेट के बालू ने नामांकन किया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु की करूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतमणि ने नामांकन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई सीट से और कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार जीपी राजकुमार ने नामांकन किया। जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदास साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण की 98 सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। इस बीच 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। संभावना है कि आज एनडीए महायुति सीट बंटवारे का ऐलान भी कर सकती है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस की भी एनडीए महायुति गठबंधन में आती है तो एक सीट उन्हें भी दी जा सकती है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है। इस 8वीं सूची में 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने गाजियाबाद की सीट से डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू के नागरोट में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू को विकास की ऊंचाई पर देखना चाहती है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शांति और विकास विरोधी बताया। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हर भारतीय की भागीदारी को उन्होंने आवश्यक बताया। शांति के लिए तो लगातार मोदी सरकार ने प्रयास किए हैं और लगातार आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। कश्मीर में खुशहाली, संपन्नता, समृद्धि ये केवल इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर लगातार 370-35 को हटाने के बाद उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, टूरिज्म को बल दिया गया, रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। आज निवेश के नए रिकॉर्ड बनने यहाँ पर जा रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ,
शांति हम लगातार बनाए रखना चाहते हैं और स्टेटहुड की बात इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र, ओपी धनखड़ को दिल्ली, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नागालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर, एम चुबाआव को मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को दी गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव प्रभारी बनाए गए वैजयंत पांडा की मदद के लिए रमेश विधुड़ी, विधायक संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का सह प्रभारी बनाया गया है। नलिन कुमार कटिल को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है। और इसी के साथ 24 की चुनौती में इतना ही। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर भी। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों में अफस्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे अशांत क्षेत्रों की श्रेणी में रखे गए इन इलाकों में अफस्पा अधिनियम 1 अप्रैल 2024 से जारी रहेगा। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन के आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। राजस्थान ने इस सीजन में अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था, जहां टीम ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी लय में हैं। हालांकि टीम को अपने स्टार खिलाड़ी जॉस बटलर के फॉर्म में लौटने का इंतजार रहेगा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर आईपीएल के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक के दम पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड पर 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा 64 रन तिलक वर्मा ने बनाए। वहीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुई। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल और भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल भी वहां मौजूद रहे। 27 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मजबूती देना है। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित
एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टॉस करके इस चैंपियनशिप की शुरुआत की। इस मौके पर आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल और भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भारत सरकार ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को खेलो इंडिया का मंच दिया है, जिसका असर आज सबके सामने है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार ने ये सब भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और खेलो इंडिया के तहत कई सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तो यहाँ पर हमारे सुधांशु मित्तल जो है वो जब से इस खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, पहले से खो खो फेडरेशन तो चल रही है, अच्छे से काम करती है, मगर आज ये 56वां यहाँ पर ऑल इंडिया सीनियर्स लड़के और लड़कियाँ इनके ये मैचेस हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप ने खो खो में एक नया मापदंड तय करने की कोशिश की है। नए मापदंड खो खो के लिए स्थापित करेंगे, न केवल खो खो के लिए, किसी भी गेम के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए एक नए मापदंड हमने स्थापित करे। मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए। और मिट्टी से माटी की सुगंध लेके मैट तक जो खेल पहुंचा है, उस खेल को आप देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, लोगों में जोश है, उत्साह है, और हिंदुस्तान की माटी का ये खेल विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा कि जिस प्रकार से खेल के क्षेत्र में भारत की छवि बदली है, ये देश के लिए गर्व की बात है। जैसे जैसे दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे भारतीय खेलों की पहचान भी विश्व स्तर की हो रही है, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। तो भारतीय खेलों को भी विश्व स्तर की पहचान मिले, ये स्वाभाविक अपेक्षा है। और मुझे पूरा विश्वास है जैसे जैसे भारत बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय खेलों को भी विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में देश भर से 27 टीमों के करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे।